नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी हलचल स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। शिवसेना इस चुनाव से पहले अपनी ताकत बढ़ाने में पूरी तरह से जुट गई है और इसी कड़ी में आज ठाणे और कल्याण डोंबिवली में पार्टी के पक्ष प्रवेश अभियान को बड़ी सफलता मिली है। दर्शकों, आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के दो पूर्व नगर सेवक राजन मराठे और ज्योति मराठे ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। वहीं ठाणे महानगर पालिका से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के पूर्व नगर सेवक बाबाजी पाटिल ने भी आज शिवसेना में प्रवेश कर लिया। ये पक्ष प्रवेश कार्यक्रम ठाणे में आयोजित किया गया और इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के शीर्ष नेता एकनाथ शिंदे खुद मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि जनता अब शिवसेना और महायुति के साथ है। शिंदे ने अपने संबोधन में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं वही असली वजह है कि दूसरे दलों के नेता भी शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब वे 2.5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे तब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में विकास की रफ्तार तेज हुई। इसके साथ ही शिंदे ने दावा किया कि शिवसेना में जो नए चेहरे जुड़ गए हैं वे सिर्फ पार्टी की ताकत नहीं बढ़ा रहे बल्कि ये आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति की जीत को भी सुनिश्चित करेंगे। दर्शकों, अब अगर हम इस पक्ष प्रवेश की सूची को देखें तो ये सिर्फ नामों की नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश की भी बात है। राजन मराठे और ज्योति मराठे के साथ कल्याण डोंबिवली से उपशहर अध्यक्ष किशोर कोशिमकर, सुरेश मराठे, रविंद्र बोबडे, संजय तावडे, केतन खानविलकर और सुधीर थोरात समेत सैकड़ों पदाधिकारी शिवसेना में शामिल हो गए। वहीं ठाणे में बाबाजी पाटिल और आकाश पाटिल जैसे नेता भी आज से शिवसेना का धनुष्य बाण थाम चुके हैं। ऐसे में दर्शकों, क्या इन बड़े पैमाने पर हुए पक्ष प्रवेश से स्थानीय राजनीति का गणित बदल जाएगा, विशेषकर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में जहां शिवसेना पहले से ही मजबूत पकड़ रखती है? क्या इन नए नेताओं के साथ आने से पार्टी को निर्णायक बढ़त मिलेगी? ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर यह कदम बेहद अहम है। मनसे से आए राजन मराठे और ज्योति मराठे जैसे चेहरे वहां की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वहीं एनसीपी से आए बाबाजी पाटिल का ठाणे में अपना प्रभाव माना जाता है। ऐसे में शिवसेना की यह रणनीति साफ नजर आती है कि पार्टी न सिर्फ अपने पुराने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है बल्कि विपक्ष के असरदार चेहरों को भी अपने साथ जोड़कर निकाय चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में दर्शकों, बता दें कि शिवसेना की ओर से दावा किया जा रहा है कि जनहित के काम और विकास कार्य ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। एकनाथ शिंदे ने यहाँ तक कहा है कि जनता को अब दिख रहा है कि शिवसेना ही वह पार्टी है जो स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि ये सब सिर्फ चुनावी समय की जोड़ तोड़ है। मनसे और एनसीपी के स्थानीय नेताओं का शिवसेना में शामिल होना विपक्ष की नज़र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद है। ऐसे में दर्शकों, फिलहाल इतना तय है कि ठाणे और कल्याण डोंबिवली जैसे इलाके जहां कभी मनसे और एनसीपी का असर दिखाई देता था वहां अब शिवसेना ने एक बड़ा राजनीतिक मैसेज दे दिया है और ये मैसेज साफ है। आगामी निकाय चुनाव में शिवसेना और महायुति अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पक्ष प्रवेश का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है और क्या शिवसेना वाकई महायुति को भारी सफलता दिला पाती है या नहीं। ऐसे में दर्शकों, तो आज शिवसेना के पक्ष प्रवेश अभियान में बड़े नेताओं का शामिल होना न सिर्फ पार्टी की ताकत बढ़ा गया बल्कि निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल को भी और तेज कर दिया है। अब नजरें टिकी है चुनाव आयोग की घोषणा पर और इस बात पर कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो दर्शकों, यही था फिलहाल का बड़ा अपडेट। आप जुड़े रहिए एमडीआर न्यूज के साथ। धन्यवाद। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई की सियासत में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके कद्दावर नेता और सांसद वर्षा गायकवाड़ के बेहद करीबी माने जाने वाले महेंद्र मुंगेकर ने पार्टी को अलविदा कह दिया। महेंद्र मुंगेकर ने अपनी पत्नी और पूर्व पार्षद पल्लवी मुंगेकर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। दर्शकों, आपको बता दें कि ये वही महेंद्र मुंगेकर है जो लंबे समय से मुंबई कांग्रेस का अहम चेहरा माने जाते रहे हैं।
मुंबई कांग्रेस के रणनीतियों और फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका होती थी। खासकर वर्षा गायकवाड़ के करीबी होने की वजह से कांग्रेस संगठन में उनका कद और भी बढ़ गया था। लेकिन अब बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उनका पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होना कांग्रेस के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि महेंद्र मुंगेकर को बहुत ही जल्दी शिवसेना शिंदे गुट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद इस पूरे पाला बदल पर नजर बनाए हुए है। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर वो हर उस स्थानीय नेताओं को अपने खेमे में लाना चाहते हैं जिसकी पकड़ जनता और कार्यकर्ताओं पर मजबूत हो। ऐसे में मुंगेकर के कांग्रेस छोड़ने की असली वजह नाराजगी बताई जा रही है। यानी साफ है कि अंदर खाने में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इसी का फायदा शिंदे गुट ने उठा लिया। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है और नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में हर पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है। खासकर बीएमसी चुनाव इस बार हर लिहाज से बेहद खास होने वाला है। आपको बता दें कि बीएमसी सिर्फ मुंबई का नगर निगम नहीं बल्कि देश का सबसे अमीर नगर निगम है। यहाँ का बजट कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी ज़्यादा होता है। ऐसे में बीएमसी पर पकड़ बनाना हर दल के लिए न सिर्फ सियासी प्रतिष्ठा का सवाल है बल्कि शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच भी है। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि फिलहाल बीएमसी में उद्धव ठाकरे गुट की पकड़ है, लेकिन शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मिलकर महायुति के तहत अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी है। इसी रणनीति के तहत स्थानीय नेताओं को लगातार खेमे में शामिल कराया जा रहा है। दरअसल शिंदे गुट और बीजेपी के लिए बीएमसी चुनाव सिर्फ एक नगर निगम चुनाव नहीं है बल्कि उद्धव गुट को कमजोर करने का सबसे बड़ा मौका भी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाई थी, वही विधानसभा चुनाव में शिंदे गुट ने बाजी मार ली थी। यानी दोनों गुट अब तक एक एक चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब असली परीक्षा बीएमसी की है। दोस्तों, जानकारी दें कि बीएमसी का चुनाव सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इस चुनाव के नतीजे पूरे देश की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है जो अपनी साख बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे और बीजेपी है जो मुंबई में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। ऐसे में मुंबई कांग्रेस के लिए ये झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि महेंद्र मुंगेकर न सिर्फ संगठन में अहम भूमिका निभाते थे बल्कि स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ताओं से उनकी गहरी पकड़ थी। ऐसे में उनके जाने से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर भी नुकसान हो सकता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में खूब गर्मी देखने को मिल रही है। हर दिन कोई न कोई नेता पार्टी बदल रहा है और ये पाला बदल सिर्फ दल बदल नहीं है बल्कि चुनावी समीकरण को भी सीधा प्रभावित करने वाला है। बता दें कि महेंद्र मुंगेकर का कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होना इसी कड़ी का सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस झटके से कैसे उभरती है और शिवसेना बीजेपी महायुति इस नए चेहरे को चुनावी मैदान में कैसे बुनाती है। तो दोस्तों, बीएमसी चुनाव का रन धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच ये लड़ाई किस करवट बैठेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि देश के सबसे अमीर नगर निगम पर कब्जे की जंग बेहद कांटे की होने वाली है। ऐसे में दर्शकों, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव का ये रण संग्राम और कितना गर्माता है। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे MDR न्यूज़ के साथ। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा गरमाने लगा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 10 सालों से वोट चोरी हो रही है और यही वजह है कि नतीजे असली जनादेश को नहीं दिखा पाते। राज ठाकरे ने सीधे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे तब भी चुनाव आयोग ने कोई जांच नहीं की। दर्शकों, आपको बता दें कि राज ठाकरे का आरोप सिर्फ किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 सालों से व्यवस्थित तरीके से वोट चोरी की जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि MNS उम्मीदवारों की हार की वजह भी यही रही क्योंकि जो वोट उनके पक्ष में डाले गए वो नतीजों तक पहुँचे ही नहीं। दर्शकों, आपको बता दें कि राज ठाकरे ने यह बयान शनिवार 23 अगस्त को दिया और इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। उन्होंने अपने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि अगर अगले चुनाव में जीत हासिल करनी है तो वोटर लिस्ट की गहन जांच करनी होगी। दर्शकों, राज ठाकरे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि जब राहुल गांधी और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे तब चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी।
लेकिन आयोग ने इस पर चुप्पी साध ली। उनका कहना है कि आयोग को डर है अगर जांच हुई तो पिछले 10 सालों की वोट चोरी का सच सामने आ जाएगा। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि राज ठाकरे इस मुद्दे को कोई नया नहीं बता रहे, बल्कि वो कहते हैं कि 2016 से ही लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वो शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं। 2017 में तो उन्होंने चुनाव बहिष्कार का सुझाव भी दिया था। तो दर्शकों, राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अगर हमें असली लोकतंत्र चाहिए, असली जनादेश चाहिए, तो हर कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट की गहराई से जांच करनी होगी, तभी वोट चोरी का खेल खत्म किया जा सकेगा। दर्शकों, बता दें कि राज ठाकरे का यह बयान उस समय आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन भी लगातार यही आरोप लगा रहा है कि सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है। ठाकरे ने भी विपक्ष के इन आरोपों को समर्थन देते हुए कहा है कि मैं पिछले 9 साल से यही कह रहा हूँ, सत्ता में बैठे लोगों ने वोट लिस्ट में हेरफेर करके जीत हासिल की है और चुनाव आयोग इस पर आंख मूंद बैठा है। तो दर्शकों, अब सवाल ये है कि जब इतने लंबे समय से वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, सबने कभी न कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, तो क्या सच में मतदाता सूची में कोई बड़ा खेल चल रहा है या फिर ये महज राजनीतिक बयानबाजी है? बता दें कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोट चोरी का आरोप और चुनाव आयोग पर सवाल, ये सब बातें सीधे सीधे लोकतंत्र की जड़ें हिला देती है। क्योंकि अगर मतदाता की पहचान ही सुरक्षित नहीं है, अगर वोट की गारंटी ही पक्की नहीं है, तो चुनाव के मायने ही क्या रह जाते हैं। दर्शकों, बता दें कि एमएनएस को 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में राज ठाकरे का यह बयान उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि हार का कारण सिर्फ संगठन की कमजोरी नहीं, बल्कि वोट चोरी भी रही है। ऐसे में दर्शकों, अब देखने और समझने वाली बात यह है कि क्या सच में वोट चोरी हुई, क्या सच में चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली है, या फिर यह विपक्ष की हार का बहाना है। यह वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़े बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आना तय है। आप बने रहिए MDR न्यूज के साथ। जेपीसी मूल्यहीन है, विपक्षी दल इसमें नहीं होंगे। भ्रष्टाचारियों का नेता भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक कैसे ला सकता है? जी हाँ, यही कहना है आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का। सवाल यह है कि संसद में पेश इन विधेयकों का असली मकसद क्या है? क्या यह वास्तव में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कदम है, या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये विधेयक सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने का हथियार है? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी जेपीसी में किसी भी सदस्य को नामित नहीं करेगी। यह विधेयक नेताओं को फर्जी मामले में फंसाने, उन्हें जेल में डालने और विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए लाया गया है। स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि इससे पहले शनिवार को टीएमसी ने भी ऐलान किया था कि वह जेपीसी में हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने इसे मूल्यहीन समिति करार दिया। उन्होंने कहा, जब संसद के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल की संख्या ज्यादा है तो समिति स्वतः ही पक्षपाती होगी। समाजवादी पार्टी भी इसी लाइन पर चलते हुए समिति के किसी भी सदस्य को नहीं भेजेगी। यानी विपक्षी एकजुटता साफ नजर आ रही है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि 20 अगस्त को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने 3 बड़े विधेयक पेश किए। पहला विधेयक था केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, दूसरा था संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। लेकिन दर्शकों, जैसे ही ये विधेयक संसद में पेश हुए, सदन में जबरदस्त हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, विधेयकों की कॉपियां फाड़ दी और फेंकी गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि इन विधेयकों का प्रावधान बेहद सख्त है। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो वह अपने पद से स्वतः ही हट जाएगा। सरकार का तर्क यही है कि भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में लिप्त नेताओं को सत्ता में बने रहने का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्यवाही का रास्ता खोल देगा। दर्शकों, बता दें कि लोकसभा ने तय किया कि इन विधेयकों की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी करेगी। इनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। जेपीसी को निर्देश दिया गया है कि वह शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपे, जो नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। लेकिन दर्शकों, अब बड़ी मुश्किल यह है
कि जब प्रमुख विपक्षी दल ही इसमें शामिल नहीं होंगे तो क्या यह समिति सच में प्रभावी साबित हो पाएगी। बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है ये विधेयक देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की गारंटी देंगे। यानी एक तरफ लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा। तो दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह विधेयक वास्तव में भ्रष्टाचार पर कड़ा वार है या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है यह केवल विरोधियों को डराने धमकाने की कवायद है। जेपीसी की रिपोर्ट आने में भी अभी वक्त है, लेकिन फिलहाल विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह इस समिति का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी दर्शकों, आने वाले दिनों में संसद का माहौल और गर्मा सकता है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, यह विधेयक देश के लिए जरूरी सुधार है या फिर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश और विदेश की और भी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए MDR न्यूज़ के साथ।